हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कर लिया उनका नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद अब हम बढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की आइसोमेरिज्म के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड, आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड, आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हमको पता है कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये तुमको पता ही है कि आइसोमेरिज्म में, है ना, आइसोमेरिज्म में जनरल फॉर्मूला जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो तो सेम रहता है ना। केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है और उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मिलता है ना। उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है, तो कभी भी आइसोमेरिज्म हमको करनी हो किसी भी कंपाउंड की, तो सबसे पहले हमको उसका जनरल फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है जनरल फॉर्मूला, देखते हैं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है? जनरल फॉर्मूला, अगर हमको एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आता है ना, देखो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं, अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये बनता है एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला। एल्कीन के जनरल फॉर्मूले में वन ऑक्सीजन ऐड करने से ये बन जाता है एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, और अगर टू ऑक्सीजन ऐड करते हैं, अगर दो ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, दोनों के लिए फॉर्मूला, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला और ईस्टर्स के लिए भी यही होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है ना। तो आइसोमर्स का तो फॉर्मूला कंपोजिशन सेम होता ही है ना। तो ये तो इनका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। और अब हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमको पता है कि आइसोमेरिज्म टू टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, इस तरह की दो टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है ना। आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आता है और इसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, इस तरह के इसके टाइप्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में उनके 3D स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, जो इसके टाइप होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में फर्स्ट आइसोमेरिज्म हम ले रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म के लिए एक चीज और है कि जो आइसोमेरिज्म का नेम होता है, जो आइसोमेरिज्म का नेम होता है वही चीज उसमें डिफर करती है। ठीक है, तो जैसे चेन आइसोमेरिज्म, तो इसमें क्या होगा? कार्बन चेन की जो लेंथ होगी, कार्बन चेन की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, यानी कि दो कंपाउंड होंगे जिनकी कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं देखो क्या रहेगा। अगर चेन आइसोमेरिज्म की बात करें, हमको पता है कि चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है कितने से? 4 कार्बन से। 4 कार्बन से कम में, यानी कि अप टू 3 कार्बन तक में कोई डिफरेंट चेन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो उनमें सेम ही चेन होती है, इसलिए चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है 4 कार्बन से। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट फ्रॉम कितने से? स्टार्ट फ्रॉम 4C, कितने कार्बन से? 4 कार्बन से स्टार्ट होता है। ठीक है, 4 कार्बन से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे कि लिए हम अगर 4 कार्बन में, तो जैसे कंपोजिशन लिया C4, अब C अगर 4 ले रहे हैं तो H हो जाएंगे कितने? एक C4H8O2, C4H8O2, ये इसका कंपोजिशन हो जाएगा। अब C4H8O2 के चेन आइसोमर हमको बनाने हैं, तो हमको पता है चार कार्बन वाले के 2 आइसोमर बनते हैं, 4 के 2 एन आइसो, 4 के 2 एन आइसो, इस तरह से बनते हैं। 4 के एक तो नॉर्मल वाली चेन बनेगी, एक आइसो वाली चेन बनेगी। ठीक है, तो 4 के 2 बनते हैं। फर्स्ट हमेशा हमको स्ट्रेट चेन वाला ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2 और COOH, है ना। तो स्ट्रेट कार्बन चेन यानी कि नॉर्मल की चेन है। ठीक है, इसी का सेकंड जो बनेगा वो है क्या? आइसो वाला। क्या बन जाएगा? आइसो, CH3 CH CH3, या आइसो स्ट्रक्चर, और COOH। ठीक है, ये
ये नॉर्मल स्टेट चेन है मतलब विदाउट ब्रांचिंग जो चेन होती है हमको उसको नॉर्मल चेन बोलते हैं, है ना। और ये आइसो स्ट्रक्चर पता ही है हमको, ठीक है। अब अगर हम इनमें देखें तो इसमें चेन कितने की है, इसमें चेन 4 कार्बन की, 4 कार्बन की चेन है विदाउट ब्रांचिंग, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो चेन है कितने की, मेन जो चेन है वो 3 कार्बन की है और साथ में 1 आ गई है क्या, ब्रांच, एक ब्रांच इसमें साथ में आ रही है, ठीक है। तो 4 कार्बन की चेन है, उधर 3 कार्बन की चेन है, तो दोनों में चेन की लेंथ क्या है वो चेंज हो गई है, इसलिए फिर क्या है ये चेन आइसोमर, ठीक है। अगर इनकी नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग हम कर लेते हैं इनकी, एन की चेन है और ब्यूटाइल 4 कार्बन है तो एन ब्यूटाइलिक एसिड, क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइलिक एसिड, ठीक है। ये एन ब्यूटाइलिक एसिड और इसका हो जाएगा क्या, आइसोब्यूटाइलिक एसिड, आइसोब्यूटाइलिक एसिड, ठीक है। ये एन ब्यूटाइलिक एसिड या आइसोब्यूटाइलिक एसिड, आगे समझ में ये था। तो एन आइसो, तो 4 कार्बन है, इसके 2 बन जाएंगे एन आइसो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन 5 कार्बन के लिए, C5, C5 तो H हो जाएंगे 10 और O2, C5H10O2 और इसके बन जाएंगे 3 आइसोमर। हमको पता है 5 कार्बन में 3 आइसोमर बन जाते हैं, 5 के 3 एन आइसो नियो, ऐसा हम बोलते हैं, एन आइसो नियो वाली फॉर्म में आएंगे। आओ देखो देखते हैं कैसे कैसे आएगा, है ना। तो देखो 4 के 2 तो हम बोल देते हैं क्या, 4 के 2 में हम बोलते हैं एन आइसो, 4 के 2 एन आइसो और 5 के 3, है ना, 5 के 3 बनते हैं कौन से, एन वाला, आइसो वाला और नियो वाला, 5 के 3 एन आइसो नियो, ठीक है। इस तरह से तो देखो बनाते हैं, देखो CH3 CH2 CH2, सबसे पहले फर्स्ट जो हम बना रहे हैं एन वाला बना रहे हैं, फर्स्ट एन वाला, ठीक है, ये एन वाला हो गया। फिर सेकेंड बनाया हमने क्या, आइसो वाला, CH3 CH, CH3 CH2 COOH, ठीक है। और थर्ड बनेगा इसका कौन सा, नियो वाला, ठीक है। थर्ड हम बना रहे नियो वाला, CH3 CH3 और CH3 और फिर COOH, ठीक है। ये बनेंगे, आ रहे हैं यार, तो इस तरह से 3 ये बनेंगे। अब अगर इनमें चेन की बात करें, चेन की लेंथ की बात करें तो देखो इसमें चेन की लेंथ कितने की चेन हो गई, 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो ये चेन कितने की है, 5C की। इसमें चेन कितने की है, 4C की चेन है 1 ब्रांच के साथ, ठीक है, 4C एक ब्रांच के साथ। यहां चेन कितने की है, 3 की, 3 कार्बन की चेन है प्लस 1 ब्रांच, आ गया 3 कार्बन, सॉरी 2 ब्रांच, 3 कार्बन के साथ 2 ब्रांच, आ गया। तो इस तरह से ये 5 कार्बन की विदाउट ब्रांच, ये 4 कार्बन की 1 ब्रांच के साथ, वो 3 कार्बन की 2 ब्रांच के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 वाले का अपन ने एग्जांपल लिया। अब इनकी नेमिंग की बात करें तो देखो वैसे तो ये एन आइसो नियो की टर्म्स में नेमिंग होती है, बट यहाँ कैसे कैसे, है ना, 2 की तो एन और आइसो में होगी, लेकिन जो थर्ड है उसके नियो के फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है कॉमन नेमिंग में हम बात कर रहे हैं, तो ये तो एन और आइसो टर्म्स में बन जाएंगे, बट उसके लिए पाइवेल टर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखा हूं देखो मेन कैसे कैसे, एन, और हमको पता है कि 5 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए कार्बोक्सी एसिड की नेमिंग में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर होते हैं तो उनकी कॉमन नेमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, हमको पता है। तो तो उसमें 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं वेलर, क्या यूज करते हैं, वेलर। तो एन वेलेरिक एसिड, ये एन वेलेरिक एसिड हो गया। इसकी बात करें तो आइसो स्ट्रक्चर के साथ 5 कार्बन, आइसो के साथ 5 कार्बन, तो आइसो वेलेरिक एसिड, इसको बोलते हैं क्या, आइसो वेलेरिक एसिड, ठीक है। अब वो जो थर्ड वाला है उसका नेम नियो वेलेरिक नहीं है ना, उसका नियो वेलेरिक नहीं है, उसका नेम अलग है, पाइवेल, पाइवेल है, तो उसको बोलेंगे हम पाइवेलिक एसिड। कौन सा एसिड, पाइवेलिक, आ गया, पाइवेलिक एसिड। आगे बात समझ। तो इस तरह से ये हमने देखी कार्बोक्सी एसिड में चेन आइसोमरिज्म। अब चेन आइसोमर के बाद नेक्स्ट जो आइसोमरिज्म कौन सी है, सेकंड पोजीशन आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म, पोजीशन। आओ देखो देखें सेकंड आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। आओ देखते हैं
है ना, चेन तो समझ में आएगी। 4 के 2 बनते हैं एनाइसो, 5 के 3 बनते हैं एनाइसो नियो, और नियो वाले का नेम यहाँ पे पाइवेलिक है, ठीक है। और तो देखते हैं फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म आ जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी सेकंड आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड आइसोमेरिज्म कौन सी? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म आ गया। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या चेंज होएगा? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, या तो फंक्शनल ग्रुप की, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड की, या ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने से आइसोमर बन रहे हैं क्या? जरा बनाते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं इसके लिए, आपके लिए पोजीशन आइसोमर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये एक तो हमने बनाया है ये कंपाउंड, ठीक है, और एक हमने बनाया है इसी का आइसोमर, ठीक है। तो एक बार में देखने से ये हमको ऐसा लगेंगे कि पोजीशन आइसोमर है, हमको ऐसा लगेगा कि सीओएच की पोजीशन चेंज हो गई है। पहले सीओएच टर्मिनल पे किनारे पे है, अब वो सीओएच बीच में आ गया, तो हमको लगेगा कि सीओएच की पोजीशन चेंज हो गई है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। अगर हम इनकी नेमिंग करें, आईयूपी से नेमिंग करें, तो हमको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि देखो इसमें चेन बनाएंगे कितने की? 4 कार्बन की। इसमें जो चेन बनेगी कितने की हो जाएगी? 4 कार्बन की, ठीक है। इसमें अगर चेन बने तो कितने की होगी? 3 कार्बन की, क्योंकि हमको पता है कि चेन में COOH के C को तो चेन में इंक्लूड करना ही होगा। तो जब इसके C को चेन में इंक्लूड करके चेन बनेंगी, तो यहाँ कितने की चेन है? 4 कार्बन की, और यहाँ चेन होगी कितने की? 3 कार्बन की। तो अब इसमें अगर पोजीशन की बात की जा रही है, तो पोजीशन तो COH की अभी भी अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 है ना, तो पोजीशन तो अभी भी कितनी है? 1 पे ही है। इसमें देखें तो इसमें भी कितने पे है? तो पोजीशन तो दोनों में क्या आ रही है? COH की 1 ही आ रही है, 1 पे आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ भी 1 पे आ रहा है। तो COOH ग्रुप तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप तो हमेशा कहाँ होगा? COH ग्रुप तो हमेशा नंबर 1 पे होगा, मतलब कि उसके कार्बन को तो हम नंबर 1 ही देंगे, ठीक है। तो वो तो चाहे कैसे बनाओ, ये है तब भी 1 पे आ रहा है, ये है तब भी 1 पे आ रहा है। तो COOH ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, COH ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। अब यहाँ क्या चेंज हुआ है? तो दिख रहा है कि यहाँ 4 कार्बन की चेन थी, अब यहाँ 3 कार्बन की चेन है, तो कार्बन चेन की लेंथ चेंज हो गई है। क्या चेंज हुई है? लेंथ। तो अब ये कौन सा आइसोमर है? ये पोजीशन आइसोमर है ना। तो इनके साथ लिख देते हैं कि दे आर क्या? दे आर पीआई। पीआई का मतलब पोजीशन आइसोमर, ठीक है। दे आर पीआई, दे आर नॉट, सॉरी, दे आर सीआई। दे आर सीआई, सीआई मतलब चेन आइसोमर, ये चेन आइसोमर है। दे आर सीआई, दे आर नॉट पीआई। ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। देखने में हमको एक बार में ऐसा लगेंगे, एक बार देखने में हमको ऐसा लगेंगे कि पोजीशन आइसोमर होंगे, बट एक्चुअल में क्या है? चेन आइसोमर है, ठीक है। तो यहां से हमको समझ में आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद COH ग्रुप के वजह से कोई पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं बनने वाली, क्योंकि COOH ग्रुप तो जहां भी होगा नंबर 1 हम उसी को देंगे, तो वो तो हमेशा नंबर 1 पे होगा, तो उसकी तो पोजीशन कभी चेंज हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन आइसोमरिज्म अगर होगी, तो वो किसकी वजह से होगी? या तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से, या फिर ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होने से। तो एक दो एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूं, देखो कैसे, है ना। ये लो, एक हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 COOH, ठीक है, ये लिया हमने। अब इसी का एक और आइसोमर बनाया जिसमें डबल बॉन्ड को हम शिफ्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे, और अब देखो ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इनकी नंबरिंग नेमिंग करें, आईपीसी नेमिंग, तो सबसे पहले चेन का सिलेक्शन। तो चेन हमने बनानी कितने की? ये देखो ये चेन हो गई है 4 कार्बन की, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और नेम हो जाएगा क्या? नेम हो गया है ब्यूट 2 इनोइक एसिड। ब्यूट जिसके 2 पे इन है और 1 पे ओइक एसिड है, तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ठीक है। इसकी बात करें तो फिर क्या हो जाएगा? सॉरी, ब्यूट 2 क्या, ब्यूट की चेन है 3 पे, है ना, गलती से बोल दिया, 3 पे आएगा। ब्यूट 1 2 3 3 पे इन,
ब्यूट 3 इनोइक एसिड, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसकी नेमिंग क्या होने वाली है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा क्या, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन पे है और इसमें डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है ना। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए फिर ये पोजीशन आइसोमर है। सी डबल एच ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यही है कि सीओएच ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होती है, उसकी पोजीशन की वजह से कभी कोई आइसोमर पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा, है ना। वो तो हमेशा नंबर 1 पे ही रहता है। आगे समझ में, ठीक है। अब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ब्रांच, उनकी पोजीशन चेंज होने से पोजीशन आइसोमर बनेगा। तो ये तो अपन ने डबल बॉन्ड का देख लिया, सेम ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के केस में हो जाएगा। एक अपन ब्रांच वाला भी देख लेते हैं, ये लो आओ देखो, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट वाला भी हम देखें तो ये लो CH3CH, है ना, CH3CH और यहाँ CH3 और ये CH2 और ये COOH, ठीक है। आ गया, एक तो ये है और एक और बना रहे हैं जिसे हम ब्रांच को शिफ्ट करके यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो अब बन जाएगा ये CH3 CH2 और CH और फिर COOH, ठीक है। और ब्रांच आ जाएगी यहाँ, ये लो यहाँ आ गई है ब्रांच, आ गया ये। अब अगर इनकी भी अपन IUP से नेमिंग करें तो हमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो 3 पे मिथाइल है ना। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये ही मिथाइल, जो मिथाइल की ब्रांच है वो कहाँ आ गई है, अब वो 2 पे आ गई है, ठीक है। ये नंबरिंग होगी इसकी, तो यहाँ 3 पे मिथाइल है, इसमें 2 पे मिथाइल है ना। तो मिथाइल की पोजीशन चेंज होने से फिर पोजीशन आइसोमर ये बनेंगे, ठीक है। तो और देखो इनकी नेमिंग कर देते हैं। नेम बन गया इसका क्या, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है और ब्यूटेन की चेन है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका हो जाएगा क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड। आ गया ये। तो ये हो जाती है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इंपॉर्टेंट यही है इसमें कि सी डबल एस ग्रुप की वजह से कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ब्रांच या डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से ही चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म में होती है। सीओएच ग्रुप की वजह से इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये ग्रुप जहां भी होगा नंबर 1 हम उसी को देंगे, चेन हमारी वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है ये। तो ये हो जाती है इनमें क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आती है नेक्स्ट कौन सी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड आइसोमेरिज्म जो आ रही है वो है क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखते हैं, देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म का नेम होगा वही चीज उसमें क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो जैसे चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो चेन डिफरेंट, पोजीशन आइसोमेरिज्म में बात की थी तो पोजीशन डिफरेंट हो गई थी। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो क्या चेंज हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। और अब कार्बोक्सिलिक एसिड किसके फंक्शनल आइसोमर है, देखते हैं। देखो क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, क्या क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, carboxylic acid and esters are functional isomer of each other, are functional isomer of each other। कौन कौन, carboxylic acid and esters are functional isomers of each other, ठीक है। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। आ गया समझ में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे कैसे, R/H और फिर COOH, ठीक है। R/H, क्योंकि COH के साथ यहाँ पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। हमको पता है कि H अगर होता है तो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो H अगर होगा तो फॉर्मिक एसिड, और अगर H नहीं होगा तो R, तो फिर मिथाइल इथाइल वगैरह कुछ हो ही सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो रिप्रेजेंट किया था इस तरह से, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ईस्टर्स की बात करें, है ना, ये तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा। ईस्टर्स की बात करें तो ईस्टर को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, ईस्टर को हम लिख सकते हैं कैसे, देखो R/H COO और क्या R, ठीक है। देखो यहां तो इसमें भी ऑप्शन है, हम चाहे तो H भी रख सकते हैं, R भी रख सकते हैं, H R में से कोई भी, बट इधर
इधर ओनली आर ही होगा, ठीक है। तो ये ईस्टर ग्रुप है, COOR हमको पता ही ईस्टर ग्रुप होता है, और COH क्या है, कार्बोक्सी एसिड ग्रुप है। अब इन दोनों में फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमको दिखानी है, तो अब देखो, अब हम बात करते हैं पहले क्या, पहले एक बात करते हैं कि क्या कि मिनिमम कितने कार्बन का कार्बोक्सी एसिड की अगर बात करें तो मिनिमम कितने कार्बन का कार्बोक्सी एसिड एग्जिस्ट कर सकता है, और ईस्टर की अगर बात करें तो ईस्टर को बनाने के लिए, एक सिंपलेस्ट ईस्टर बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, है ना। तो अगर कार्बोक्सी एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो मिनिमम 1 कार्बन से भी स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कितने कार्बन होने जरूरी है, मिनिमम 1 कार्बन, क्योंकि हमको पता है कि 1 कार्बन का भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। आगे ईस्टर की बात करें तो ईस्टर मिनिमम कितने कार्बन वाला हो सकता है, एक ईस्टर की बात करें तो ईस्टर हो सकता है मिनिमम 2 कार्बन। ईस्टर कितने कार्बन हो सकता है, मिनिमम 2 कार्बन का हो सकता है। क्यों मिनिमम 2 कार्बन का, क्यों, क्योंकि देखो यहां तो R और H में से मान लीजिए हमने H रख लिया, यहां तो हमने H रख लिया, है ना। तो अब देखो 1 कार्बन तो ये है ही, COR का 1 कार्बन तो ये होगा, और अगर हम R सिंपलेस्ट सबसे छोटे से छोटा R भी रखेंगे, तो सबसे छोटे से छोटा R भी हम यहां रखेंगे तो CH3 मिथाइल रखेंगे, आ गया। तो 1 कार्बन ये हो गया और 1 कार्बन मिथाइल का आ गया, तो मिनिमम 2 कार्बन तो ईस्टर में होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि कार्बोक्सी एसिड मिनिमम कितने कार्बन का हो सकता है और ईस्टर मिनिमम कितने कार्बन का हो सकता है। कार्बोक्सी एसिड तो 1 कार्बन का भी होता है, बट ईस्टर मिनिमम 2 कार्बन का होता है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब जब हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखेंगे तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल, अगर हम फॉर्मिक एसिड का कोई फंक्शनल आइसोमर ढूंढने या फॉर्मिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर ट्राई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि फॉर्मिक एसिड का कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। मैं एक बार कंपोजिशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, CH2O2 ये कंपोजिशन है, ठीक है। अब इस कंपोजिशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना सकते हैं, बट इसका ईस्टर नहीं बनेगा, है ना। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये बन गया HCOOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है। बट इसका ईस्टर, क्योंकि हमको पता है ईस्टर के लिए मिनिमम 2 कार्बन होना नेसेसरी है, और यहाँ पे अभी हमारे पास 1 ही कार्बन है। तो अब फॉर्मिक एसिड क्या, डू नॉट शो फॉर्मिक एसिड, डू नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फॉर्मिक एसिड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, डू नॉट शो FI फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आगे, है ना। मतलब कि फॉर्मिक एसिड का कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं होता, उस कंपोजिशन से कोई ईस्टर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड एग्जांपल, 2 कार्बन के कंपोजिशन से C2H4O2, ठीक है। ये लिया हमने C2H4O2, और अब हम देखते हैं इसके कार्बोक्सी एसिड और ईस्टर दोनों बनाए जा सकेंगे। इसका अगर कार्बोक्सी एसिड देखें तो ये लो, इसका कार्बोक्सी एसिड बन रहा है CH3COOH, ठीक है। कार्बोक्सी एसिड तो एसिड बनेगा, है ना। अगर मैं इसको ग्रुप को ओपन करके लिखूं तो ये लो इस तरह से लिख लो CH3COO और H, ठीक है। अब ईस्टर बनाने में क्या होगा, ये जो H है इस H को तो हम इधर भेज देंगे, और जो CH3 मिथाइल ग्रुप है इसको हम H के मतलब दोनों का एक्सचेंज कर देंगे, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा H और ये CO और ये हो जाएगा O CH3, है ना। तो कंपोजिशन तो हमारा वही रहेगा, बट अब कंपाउंड क्या हो चुका है, अब ये ईस्टर हो चुका है। ये क्या बन चुका है, ईस्टर, ठीक है। इसकी तो हमको नेमिंग पता ही है, इसकी तो हमको कॉमन नेमिंग IUPAC नेमिंग सब पता है। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड, है ना। एसिडिक एसिड तो इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अगर IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम इसका हो जाएगा क्या, IUPAC नेम इसका इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब बात आ रही ईस्टर की नेमिंग की। इस ईस्टर की नेमिंग कैसे है, ईस्टर की नेमिंग का एक सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी R ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, एक बार के लिए उस R को हटा के वहां पे H अज्यूम कर दो, उस R को हटा के क्या अज्यूम कर लेते हैं, है ना। जैसे ये जो मिथाइल है, अब यहाँ मिथाइल है, मिथाइल को हटा के हम H अज्यूम कर लेते हैं। मैं एक बार हटा के दिखा रहा हूँ, है ना। मान लीजिए यहाँ पे H होता, अगर ये H होता तो इस एसिड का नाम क्या होता, ये कार्बोक्सी एसिड है,
इस एसिड का नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। इसका नेम फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड का एच हटा के हमने लगाया मिथाइल। क्या लगाया हुआ है? मिथाइल। तो एच हटाया तो एक एसिड की जगह पे आ जाएगा 8, एक एसिड की जगह पे 8, और फिर क्या, और जो एच के बदले में जो लगाया है उसका नाम सबसे पहले, तो नेम हो जाएगा इसका क्या? मिथाइल। मिथाइल फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड से, है ना, समझो। फॉर्मिक एसिड से एच को हटाया तो एक एसिड से एच हटाया तो 8, तो फॉर्मिक से फॉर्मेट, और एच के बदले में जो लगाया उसका नाम सबसे पहले, तो एच के बदले में हमने मिथाइल लगाया था तो मिथाइल का नाम सबसे पहले। अब ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, है ना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये तो इसका कॉमन नेम है, ठीक है, आ गया, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से बना है। अगर आईपीसी बनाओगे तो फॉर्मिक एसिड का ही आईपीसी नेम होता है मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का आईपीसी नेम क्या है? मिथेनोइक एसिड। तो उससे एच हटाया तो मिथेनोइक से एच हटाया तो बन जाएगा मिथेनोएट, ठीक है, और एच के बदले में जो लगाया उसका नाम सबसे पहले, तो फिर क्या बन गया आईपीसी नेम? मिथाइल, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, ठीक है। ये इसका बन जाता है कौन सा नेम? आईपीएसी नेम। आ गया, ये था। तो ये हमने 2 कार्बन के कंपोजिशन में एसिड और ईस्टर दोनों बना के देखे। एक एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर। 3 कार्बन का कंपोजिशन हम इसमें और लेते हैं। ये 2 वाला समझ में आ गया। 2 वाले में एक तो देखो एसिडिक एसिड बन रहा है ना, एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड, और उसका ईस्टर बनाया तो ईस्टर की नेमिंग भी समझ में आ गई, मिथाइल फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड से एच हटाए तो फॉर्मेट, और एच के बदले में जो लगाया उसका नाम सबसे पहले तो मिथाइल फॉर्मेट, ये कॉमन नेम है। आईपीसी बनाएंगे मिथेनोइक एसिड से तो मिथेनोइक से मिथेनोइट, और एच के बदले में जो लगा उसका नाम सबसे पहले तो मिथाइल मिथेनोइट, ठीक है। ये तो हमने 2 कार्बन का लिया। एक एग्जांपल हम 3 कार्बन का भी लेते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल हम 3 कार्बन का लगाते हैं। लो आओ देखो, ये तो 2 वाला लगाया था हमने, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल इसमें अपन 3 कार्बन का भी लगाते हैं। 3 कार्बन का एग्जांपल देखो, 3 कार्बन में क्या हो जाएगा? C3, तो H6 एंड O2, C3H6O2, ठीक है, C3H6O2 आ गया। अब देखो ये तो 3 कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड कितने बन सकते हैं? इसके कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं कितने? कार्बोक्सिलिक एसिड तो इससे बनेगा एक ही, CH3 CH2 COOH, ठीक है। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक ही बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये तो बना इससे कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो, अब इससे जो ईस्टर है, अब यहाँ 2 ईस्टर्स की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं क्या, कौन से 2 ईस्टर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है ना। देखो ये जो H है, ये जो COH का H है, इस H को तो हमको शिफ्ट करना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ जो ये एल्काइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है जो इथाइल वाला है, तो हम चाहें तो पूरे पूरे इथाइल को भी H से रिप्लेस कर सकते हैं, और हम चाहें तो इथाइल में से एक कार्बन से भी हम H को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ 2 ईस्टर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। एक बार तो ये कि हम पूरा पूरा इथाइल हम उधर शिफ्ट कर दें, एक बार ये कि इथाइल के 2 कार्बन है उनमें से ओनली 1 कार्बन को उधर लेके जाएं और 1 कार्बन को हम यहीं छोड़ दें। तो इस तरह से 2 ईस्टर यहाँ पे बन सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाया दूं। फर्स्ट हम बना लेते हैं वो वाला, जिसमें क्या, जिसमें हमने पूरा इथाइल ग्रुप H के साइड लेके H से रिप्लेस कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? H यहां आ जाएगा और HCO और O, और फिर यहां हो जाएगा CH2 CH3, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। जो हमने क्या किया, पूरा पूरा इथाइल इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक ये होगा कि जो इथाइल है उनका एक कार्बन, उसका एक कार्बन तो हम यहीं छोड़ देंगे, एक उधर ले जाएंगे। तो अब अगर इससे बना रहे हैं तो इससे बन जाएगा क्या, देखो इसका एक तो बन जाएगा CH3, मतलब ये तो CH3 तो हमने यहीं रख दिए, ठीक है, CH3, और फिर COO, और फिर इधर भी क्या हो जाएगा CH3, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इधर भी इस साइड भी क्या हो जाएगा CH3, है ना। तो CS, ये एक ही कार्बन को हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक तो CH3 यहाँ पे था ही, और एक CH2 उस H के साथ मिलकर वो भी क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो अब ये बन गया CH3 COO CH3। तो इस तरह से इस 3 कार्बन वाले जो कंपोजिशन है उससे 2 ईस्टर्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। एक तो H से जो हमने पूरा इथाइल उधर कर दिया, एक हमने एक मिथाइल को ही उधर शिफ्ट किया है।
आगे समझ में ये। अब बात आती है दोनों एस्टर्स की नेमिंग की, तो नेमिंग हो जाएगी इनकी कैसे, अगर अगर मैं नेमिंग, वही बात है जैसे अभी अपने अबव एग्जांपल में नेमिंग की थी इसकी, ठीक है, सेम वैसे हो जाएगी। एक बार के लिए क्या कर लेते हैं, एक बार के लिए मैं आपको समझाएंगे, वापस वही करता हूँ। इस इथाइल की जगह पर यहाँ पे हम एच अज्यूम कर लें, अगर इस इथाइल की जगह पर हम एच अज्यूम कर लेते हैं तो इस कंपाउंड का नेम है फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड, तो कॉमन नेम तो इसका फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड बन रहा है, और फॉर्मिक एसिड से एच हटाएंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा, और एच के बदले में जो लगाएंगे उसका नाम सबसे पहले। अगर इसका आईपीसी बनाएंगे तो मिथेनोइक, तो मिथेनोइक से मिथेनोइड, तो मैं लिख देता हूँ साइड में दोनों, है ना। तो देखो अगर आप इसका, है ना, कॉमन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक से क्या, फॉर्मेट, फॉर्मिक से फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड था उससे फॉर्मेट बना दिया। अगर आईपीसी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो मिथेनोइक, मिथेनोइक से मिथेनोइक, मिथेनोइक से क्या हो जाएगा, मिथेनोइट, आ रहा है समझ में, मिथेनोइक से मिथेनोइट हो जाएगा। और अब एच के बदले में जो लगाया, एच के बदले हमने इथाइल लगा रखा है, तो एच के बदले में जो लगाया उसका नाम सबसे पहले तो हमने इथाइल लगाया यहाँ पे, है ना, ये इथाइल था, मैंने C2H12 के फॉर्म में लिख दिया। तो अब उसका नाम सबसे पहले तो नेम हो जाएगा क्या, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल मिथेनेट, ये इसकी क्या हो जाती है, नेमिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, नेमिंग। इथाइल फॉर्मेट, इथाइल मिथेनेट, इथाइल फॉर्मेट की टर्म से जो नेम बना है वो कॉमन नेम है, ठीक है, और इथाइल मिथेनेट की टर्म से जो नेम बनाया है मिथेनेट की टर्म से वो है आईपीसी नेम, ठीक है। इस तरह से ये इस एस्टर की फिर नेमिंग हो जाती है, आया समझ में, ठीक है। ऐसे अगर हम चाहें तो इसकी भी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही बात है, सेम बात, कि अगर क्या इसके ओके मिथाइल की जगह पर एच ही अगर होता तो इसका भी क्या नेम होता, मैं एक बार एच रख के इसकी नेमिंग कर देता हूँ। देखो हमें इस तरह की नेमिंग करने का ये तरीका होता है, ऑक्सीजन के साथ जो भी अल्काइल ग्रुप है वहां पे पहले एक एच अज्यूम कर लो, फिर उसका जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी नेमिंग कर लो। तो मैं इसकी नेमिंग इधर कर रहा हूँ इस साइड, है ना। तो ये एसिटिक एसिड है, इसका कॉमन नेम बनेगा एसिटिक एसिड, और एसिटिक से ये हो जाएगा क्या, एसिटेट, एसिटिक से एच हटाएंगे तो एक नाम तो इसका बन जाएगा क्या, एसिटेट, एक नेम तो इसको क्या हो जाएगा, एसिटेट, ठीक है। अगर आईपीसी बनाएंगे तो इथेनोइक, इथेनोइक बनेगा, और इथेनोइक से इथेनोइड, ठीक है, ये एसिटेट और ये इथेनोइड, समझ में आ रहा है, ठीक है। इथेनोइड थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, ये एसिटेट हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा इथेनोइड, आगे। अगर इथेनोइक की टर्म से बनाना तो इथेनोइड, और कॉमन नेमिंग एसिटिक की टर्म से बनाना तो एसिड, और एच के बदले में जो लगाया उसका नाम सबसे पहले, तो एच के बदले में हमने लगाया क्या, मिथाइल, तो मिथाइल का नाम सबसे पहले आ जाएगा, ये हमने यहाँ मिथाइल लगाया है तो ये इसका मिथाइल का नेम सबसे पहले आ जाएगा। तो अब इसका ये तो बन जाएगा मिथाइल एसिटेट, ये तो कॉमन नेम बन जाएगा, और मिथाइल इथेनोएट अगर बोलेंगे तो ये बन जाएगा आईपीसी, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉमन नेम, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, आगे। इस तरह से ये इस एस्टर की नेमिंग हो जाती है, आया समझ में, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 3 कार्बन के जो कंपोजिशन थे उससे एसिड तो एक ही बनता है, बट उससे ईस्टर की 2 पॉसिबिलिटी आती है, 2 ईस्टर वहां से बनाए जा सकते हैं, एक बार पूरे इथाइल को शिफ्ट करके, एक बार एक कार्बन को शिफ्ट करके, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर्स के साथ फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर आपस में एक दूसरे क्या है, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, फंक्शनल आइसोमरिज्म। और अब तक हमने जो आइसोमर की कौन कौन सी स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर की बात करें तो चेन कर लिए, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और फंक्शन आइसोमरिज्म। इसके बाद स्ट्रक्चर में और बात करें तो अब नेक्स्ट आती है मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। अब मेटामेरिज्म के लिए बोला जाता है कि मेटामेरिज्म में क्या होता है कि मेटामेरिज्म में फंक्शन ग्रुप के आइदर साइड एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, फंक्शन के आइदर साइड एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। अब उसके लिए फंक्शन ग्रुप कैसा होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप उसके लिए होना चाहिए बाईवैलेंट, पॉलीवैलेंट, बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप उसके लिए होना चाहिए। जबकि COOH जो ग्रुप है हमें पता है कि वो एक मोनोवैलेंट ग्रुप है, इसलिए अब ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में मेटामेरिज्म ऑब्जर्व नहीं होगी। आ रही है बात समझ में, क्योंकि मेटामेरिज्म के लिए ग्रुप का एटलीस्ट या तो बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट होना जरूरी है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोवैलेंट ग्रुप है, क्योंकि मेटामेरिज्म में फंक्शन के दोनों साइड
जो है क्या एल्काइल ग्रुप चेंज होते हैं। तो 2 साइड होनी चाहिए, इसके पास 2 साइड नहीं है, इसलिए मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। टोटोमेरिज्म की बात करें तो टोटोमेरिज्म भी इनमें नहीं होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के जो 5 टाइप्स होते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शन, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, उसमें से इसमें 3 ही ऑब्जर्व होगी, चेन, पोजीशन, फंक्शन। मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म यहाँ ऑब्जर्व नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर के बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमको पता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स की होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी उसके लिए क्या होना चाहिए, डबल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और हमने पढ़ रखा है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि सीसी डबल बॉन्ड का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन उसमें होता है, ठीक है। तो सीसी डबल बॉन्ड की रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से वो बनती है, दैट्स व्हाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम यूज करेंगे इसके लिए या किन में ऑब्जर्व होगी, तो वो सीसी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ही होगी, यानी कि अनसैचुरेटेड वालों में होगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल भी देखते हैं अपन, एक ऑप्टिकल की बात करेंगे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी देखते हैं अपन, ठीक है। आओ देखो, तो अब आ रही स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट आ रही है कौन सी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब हमको ये तो पता चल ही चुका है क्या कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें सीसी डबल बॉन्ड का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और उससे फिर सिस और ट्रांस करके 2 टाइप्स के आइसोमर बनते हैं, और इसीलिए इस आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हम बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हम इसको बोलते हैं। आ गया ये। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए हमने बोल दिया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना कंपलसरी है कंपाउंड में। तो एग्जांपल ले रहे हैं कौन सा, इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं क्रोटोनिक एसिड का। किसका ले रहे हैं, क्रोटोनिक एसिड। हमको पता है क्रोटोनिक एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये क्रोटोनिक एसिड, ब्यूटोइनोइक एसिड, तो इसका आईपीसी नेम हो ही जाएगा ब्यूटोइनोइक एसिड, और ये क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। ये क्रोटोनिक एसिड। अब देखो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहे हैं सिस और ट्रांस, कैसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ले रहे हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह से। और अब इन कार्बन के साथ क्या क्या चीजें अटैच हैं, तो ये दोनों हमने डबल बॉन्डेड कार्बन बनाए। तो इस फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक तो मिथाइल है, एक एच है, एक तो मिथाइल है और एक क्या है, एच है। तो हमने यहां शो किया है किसको, मिथाइल को, ठीक है। ये मिथाइल बनाया अपन ने, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूं, ये इस तरह से, ये तो हो गया क्या, मिथाइल, ठीक है। और यहां लिया हमने एच, ऐसे इस वाले से भी क्या है, एक तो एच और एक सी ओ एच है, तो सी डबल ओ एच को तो हमने रखा ऊपर और एच को रखा हमने नीचे, ठीक है। एक तो इसका ये बनाए, एक इसको हम रोटेट करके बनाएंगे दूसरा, तो कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा ये 2 वैलेंसी, इधर भी 2 वैलेंसी, यहां CH3 है, यहां H है, और ये अब H आ जाएगा ऊपर और C डबल OH हो जाएगा नीचे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा सिस आइसोमर है, कौन सा ट्रांस आइसोमर है। तो अब देखो दोनों H है, दोनों सेम ग्रुप, मतलब कि दोनों H सेम साइड है, तो ये सिस फॉर्म है इसकी, सिस आइसोमर है ना, ये सिस आइसोमर है, और इसमें दोनों H चले गए अपोजिट, है ना। तो H के बेसिस पे हम सिस ट्रांस इनको क्लासिफाई कर रहे हैं सिस ट्रांस में। तो सिस और ये ट्रांस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर है। और अगर इनकी नेमिंग की बात करें तो जो क्रोटोनिक एसिड की जो सिस फॉर्म है, क्रोटोनिक एसिड की जो सिस फॉर्म है उसका नेम होता है आइसोक्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड की सिस फॉर्म को बोला जाता है क्या, आइसोक्रोटोनिक एसिड, आइसोक्रोटोनिक एसिड, ठीक है। और जो ट्रांस फॉर्म है वो होता है क्या, क्रोटोनिक एसिड। तो जो क्रोटोनिक एसिड हम बोलते हैं पढ़ते हैं तो वो एक्चुअल में ट्रांस फॉर्म होती है, ठीक है, क्रोटोनिक एसिड। अगर आप इस तरह से नेमिंग नहीं करना चाहते हैं क्रोटोनिक की टर्म्स में, तो आप सिंपल आईपीसी टर्म्स में भी नेमिंग कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल आईपीसी टर्म्स से नेमिंग करूं तो मुझे पता ही नहीं कि ये 1 2 3 4, तो क्या नेम है, पहले आईपीसी नेम बने, तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, क्या नेम बना, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ठीक है। नेम तो इसका भी यही होगा, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड,
नेम तो दोनों का सेम ही होगा, आईपीसी नेम तो, है ना। स्टीरियो आइसोमेर में नेमिंग आईपीसी नेम सेम ही रहता है, ठीक है। अब बस केवल चेंज क्या है, बस इसके आगे लगाएंगे क्या, सिस ब्यूट टू इनोइक एसिड, और ये कौन सा है, ये ट्रांस ब्यूट टू इनोइक एसिड, बस केवल ये डिफरेंस है, ये सिस ब्यूटेन, ये ट्रांस ब्यूटेन इनोइक एसिड आ गया। तो ये तो हमने देखा क्रोटोनिक एसिड का एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम इसमें लगा रहे हैं, कौन सा, मैलेक एंड फ्यूमेरिक, ठीक है। जैसे क्रोटोनिक का एग्जांपल किया, सेम सिनेमिक का भी एग्जांपल हम कर सकते हैं। सिनेमिक में भी ऐसे होता है, सिनेमिक का भी एग्जांपल ऐसे चलता है। क्या होगा सिनेमिक में, बस यहाँ पे सिनेमिक में और क्रोटोनिक में डिफरेंस यही है कि CH3 की जगह पर C6H5 आ जाता है ना। तो बस जहां जहां भी CH3 है वहां वहां C6H5 करते ही वो सिनेमिक एसिड बन जाता है, और सब चीजें बाकी वैसी वैसी रहेगी, ठीक है। तो अब वो अपन यहाँ लिख लेनी है, अपन एक नया एग्जांपल लगा रहे हैं, क्या, मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड की हम बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या है, ये एक्चुअल में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसा एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ठीक है, तो मैलेइक और फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड एक क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, COOH और CH डबल बॉन्ड CH और COOH, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला ये, ठीक है। अब हम इसकी आइसोमर्स बनाए तो ये लो इस तरह से हम बना सकते हैं, C ऊपर दोनों साइड हमने क्या रख लिए, H रख लिए, यहां COOH है, COOH और COOH, ठीक है। तो एक तो ये बन गया, ठीक है। एक में क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, तो सेकेंड ये तो सिस वाली फॉर्म हो गई, और ये हो जाएगी हमारी कौन सी, ट्रांस वाली फॉर्म। इसमें COH आ जाएगा ऊपर और H हो जाएगा नीचे, ठीक है, आ गया। तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, तो सिस हो गया और ये ट्रांस। तो जो सिस वाली फॉर्म है, सिस फॉर्म को बोला गया क्या, मैलेइक एसिड, सिस फॉर्म का कॉमन नेम है मैलिक एसिड, और जो ट्रांस फॉर्म है इसका नेम है फ्यूमेरिक एसिड, आ गया। ये सिस फॉर्म है, ठीक है, मैलिक एसिड, सिस फॉर्म या सिस आइसोमर, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म, आ गया। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्योमेट्रिक आइसोमर हम बना सकते हैं। बस उसके लिए क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड वो होना चाहिए। तो एग्जांपल लगाया हमने क्रोटोनिक का, क्रोटोनिक के सिमिलर एग्जांपल सिनेमिक का भी हो जाएगा, और एक एग्जांपल हमने मैलिक और फ्यूमेरिक का भी इसमें लगाया, ठीक है। ये हो जाती है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और अब आती है लास्ट और क्या, फिफ्थ एंड लास्ट आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है, आगे में ज्योमेट्रिकल तो ये, ठीक है। अब आओ देखो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के लिए क्या कंडीशन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन होती है कि क्या, कि कायरल सेंटर होना चाहिए कंपाउंड में, क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। क्या होता है कायरल सेंटर, मतलब कि कायरल कार्बन होना चाहिए। तो फिफ्थ आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है, कि कार्बन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। क्या होता है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन एक ऐसा sp3 कार्बन, एक ऐसा sp3 कार्बन, है ना। ये लो, ये लिया हमने क्या, sp3 कार्बन, ठीक है। तो एक ऐसा sp3 कार्बन जिसकी क्या, चारों वैलेंसी, ऐसा sp3 कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती हो, ठीक है। तो चारों वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई करनी है हमको। तो ये जैसे हमने कार्बन लिया, और अब इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई करेंगे, जिनमें क्या, एक ग्रुप हमको एक वैलेंसी पे COOH ग्रुप रखना होगा। क्यों, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बना रहे हैं, तो एक ग्रुप तो हमको क्या रखना होगा, COOH रखना ही होगा, ठीक है। एक तो हमको ये रखना ही होगा। और इसके अलावा अब और क्या रखेंगे, अब आप और कम से कम मिनिमम पे काम कर रहे हो, अगर आप मिनिमम टू मिनिमम में काम कर रहे हो तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, मिनिमम से मिनिमम के लिए भी आपको क्या, यहाँ पे H
तो यहाँ क्या कम से कम रखोगे तो अब क्या CH3, मिनिमम टू मिनिमम भी रखोगे तो यहाँ पे क्या रखोगे अब C2H5। ठीक है, तो अब हमको दिख रहा है कि इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है उन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लग रहे हैं। तो अब इस तरह से ये कार्बन क्या होंगे, कायरल कार्बन, जिसको कि हम स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कायरल कार्बन बन चुके हैं और कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब इसकी हम मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज बनाई हमने। आ रहा है, तो मिरर इमेज चेक करनी होती है, मिरर इमेज कि वो सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल। तो अब इसका CH3 इस साइड आ चुका है ना, और COH ये है, यहाँ H और ये C2H5। ठीक है, तो अब हमको दिख रहा है कि दोनों जो कंपाउंड है, मतलब कि जो मिरर इमेज है वो कैसी है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। कैसी है, नॉन सुपर इंपोजेबल। और जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज वाले होते हैं, है ना, क्या नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है, जो शो करते हैं वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो अब ये ऑप्टिकली क्या होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना, ऑप्टिकली ये एक्टिव है और फिर इनको इनेंशियोमेरिज्म, मतलब इनको बोला जाता है इनेंशियोमर्स। अब ये दूसरे क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स, और इसीलिए इस आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं इनेंशियोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है इनेंशियोमेरिज्म। ठीक है, तो अब अगर इनमें से ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना, हमको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, ये आइसोमर बनते हैं। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, लेवो रोटेटरी। तो ये D वाला, तो ये L वाला, या ये पॉजिटिव वाला तो ये नेगेटिव वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाया कि कैसे क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आगे समझ में, तो ये थी हमारी कार्बोक्सिलेशन में आइसोमेरिज्म। तो सारी आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पे डिस्कस की, जो भी इनमें पॉसिबल थी, है ना। मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म के अलावा बाकी सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, तो अब हम आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है।